इस इन डेप्थ डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है ना, वो बहुत ही कमाल का है। वो एक ऐसी फोर्स है जिसके आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है। हाँ, और वो फोर्स है पावर, यानी ताकत। बिल्कुल, ताकत। एक ऐसी चीज जिसे लगभग हर कोई पाना चाहता है, पर उस पर गहराई में बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसे ही नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और वीडियोस लाते रहें। सही कहा। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पावर की। अगर हम आसपास देखें तो चाहे पॉलिटिक्स की दुनिया हो, बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स ही क्यों ना हो, हर जगह पावर का खेल है। वही तो, पावर की मदद से ही लोग एक्चुअली डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने आसपास के माहौल को शेप करते हैं और अपने गोल्स पूरे करते हैं। पर आज का हमारा जो मिशन है ना, वो सिर्फ इस फोर्स की तारीफ करना नहीं है। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनसे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा डेंजरस कॉन्ट्रडिक्शन समझने वाले हैं, जिसे द पैराडॉक्स ऑफ पावर कहते हैं, यानी ताकत का विरोधाभास। एकदम सही। हम इस डीप डाइव के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक बार अथॉरिटी मिलने के बाद लोग अचानक से पूरी तरह बदल जाते हैं। ये वाकई में एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ये एक ऐसा पैटर्न है जो लगभग हर कल्चर और हर जगह देखने को मिलता है। हाँ, और मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा aha मोमेंट था। जब मैं इस पैराडॉक्स के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ है। कैसा मिथ? हम अक्सर सोचते हैं ना कि लोग पावर में इसलिए आते हैं क्योंकि वो नेचुरली बहुत डोमिनेटिंग होते हैं या उनमें एक बॉसी एटीट्यूड होता है। हाँ, आम धारणा तो यही है कि जो सबसे अग्रेसिव होगा वही लीडर बनेगा। पर एक्चुअली साइकोलॉजी कुछ और ही बताती है। वही तो। डचर केल्टनर, जो एक बहुत प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट है, उनकी सोशल साइकोलॉजी रिसर्च कहती है कि लोग आमतौर पर पावर इसलिए हासिल करते हैं क्योंकि उनमें बहुत सी पॉजिटिव सोशल क्वालिटीज होती हैं। बिल्कुल, ऐसी क्वालिटीज जो ग्रुप में एक इंसान को भरोसेमंद बनाती हैं। जैसे कि सबसे पहली और इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझना। सही कहा, दूसरों के इमोशंस को समझना, उनकी जगह पर खुद को रख कर देखना। जो लोग आसानी से दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ लेते हैं उन्हें नेचुरली लीडरशिप रोल्स मिलते हैं। और इसके अलावा टीम वर्क और कॉपरेशन भी तो है। हाँ, जो लोग दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, अकेले क्रेडिट लेने के बजाय पूरे ग्रुप को साथ लेकर चलते हैं, उन्हें तो हर कोई पसंद करता है। वही लोग उन पर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और इन सोर्सेज में एक और पॉइंट पर जोर दिया गया है, वो है फेयरनेस और इंटेग्रिटी। निष्पक्षता यानी फेयर प्ले। अगर कोई लीडर फेयर है, सबको बराबर का मौका दे रहा है, तो लोग नेचुरली उसको सपोर्ट करेंगे। एकदम। और सबसे जरूरी बात, दूसरों को सुनने और समझने की एबिलिटी। जो लीडर सिर्फ अपनी बात नहीं थोपता बल्कि दूसरों के आइडियाज सुनता है, वही असली लीडर माना जाता है, जिसे हम आम भाषा में इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। बिल्कुल सही। अपने और दूसरों के जज्बात को समझना, ये सारी क्वालिटीज मिलकर एक इंसान को ट्रस्टवर्दी बनाती है और तभी लोग अपनी मर्जी से उसे अथॉरिटी सौंपते हैं। पर यहीं से मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, अगर ये सारी क्वालिटीज इतनी पॉजिटिव हैं और इन्हीं की वजह से किसी को पावर मिल रही है, तो अचानक से प्रॉब्लम कहाँ से आ जाती है? और यहीं पर आता है द कॉन्ट्रडिक्शन, ताकत का वो विरोधाभास। डैचर केल्टनर और बाकी साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही इन अच्छे और एम्पैथेटिक लोगों को पावर मिलती है, उनके दिमाग में एक अजीब सा शिफ्ट आता है। कैसा शिफ्ट? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही पावर मिलती है, लोग लेस एम्पैथेटिक, लेस कोऑपरेटिव और ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। मतलब जो क्वालिटीज उन्हें सक्सेस दिलाती हैं, पावर आते ही वही क्वालिटीज गायब होने लगती हैं? हाँ, बिल्कुल यही होता है। जो लीडर पहले सबको इंस्पायर करता था, वो धीरे धीरे उन्हीं लोगों से अलग थलग होने लगता है। इसे ही पैराडॉक्स ऑफ पावर कहते हैं। ये सच में बहुत अजीब है। एक दिन पहले जो इंसान सबकी बातें सुन रहा था, सबके साथ बैठकर लंच कर रहा था, वो पावर आते ही अचानक डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता है? ये ट्रांजिशन होता कैसा है? इसका जवाब ह्यूमन साइकोलॉजी की डीप स्टडी में मिलता है। साइकोलॉजी कहती है कि पावर लोगों के दिमाग और बिहेवियर का फंक्शन पूरी तरह बदल देती है। जब अथॉरिटी मिलती है तो सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि लोग दूसरों पर कम निर्भर फील करते हैं, कम डिपेंडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब दूसरों की मदद की जरूरत नहीं है। सही पकड़ा आपने। और इस शिफ्ट की वजह से 4 बड़े साइकोलॉजिकल बदलाव आते हैं। मैं इनको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। पहला बदलाव है
रिड्यूस्ड एम्पैथी। वो दूसरों की फीलिंग्स के प्रति सेंसिटिविटी खो देते हैं। हाँ, ताकतवर लोग दूसरों के इमोशंस और पर्सपेक्टिव्स को इग्नोर करने लगते हैं। इस पर डैचर केल्टनर की रिसर्च में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कुकी एक्सपेरिमेंट था, मुझे पढ़कर बड़ा मजा आया। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट रिड्यूस्ड एम्पैथी को बहुत अच्छे से समझाता है। उसमें क्या था ना, 3 लोगों का एक ग्रुप बना है और उन्हें एक बोरिंग सा टास्क दिया गया। हाँ। फिर रैंडमली किसी एक को लीडर बना दिया गया। और फिर वहाँ एक प्लेट आती है जिसमें 4 कुकीज रखी आती हैं। सही, 3 लोग और 4 कुकीज। सबने एक एक कुकी ले ली, पर जो चौथी कुकी बची थी, देखा गया कि लगभग हर बार जो लीडर था वही उसे उठाता था। और सिर्फ उठाता ही नहीं था, वो उसे बहुत ही केयरलेस तरीके से मुंह खोलकर बिना सोशल मैनर्स की परवाह किए खाता था। हाँ, जैसे उसको किसी की पड़ी ही नहीं है। ये दिखाता है कि पावर आते ही बेसिक सोशल रूल्स टूट जाते हैं। बिल्कुल, उन्हें लगने लगता है कि मैं इंचार्ज हूं तो मेरा हक सबसे ज्यादा बनता है। यही रिड्यूस्ड एम्पैथी है। दूसरों की आम प्रॉब्लम्स उन्हें समझ ही नहीं आती। और इसके बाद दूसरा बदलाव क्या आता है? दूसरा बड़ा शिफ्ट है इंक्रीज्ड रिस्क टेकिंग। पावर लोगों को इम्पल्सिव बना देती है, बिना सोचे समझे फैसले लेना। उन्हें लगता होगा कि उनके पास ताकत है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वही, इसलिए वो ज्यादा रिस्की डिसीजंस लेने लगते हैं। उनका दिमाग सिर्फ रिवॉर्ड्स पर फोकस करता है और रिस्क्स को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। अगर रिस्क टेकिंग बढ़ रही है और एम्पैथी कम हो रही है, तो लोग आसपास वालों की वार्निंग्स को भी तो नहीं सुनते होंगे। ये पॉइंट तो लगता है किसी तीसरे बदलाव से जुड़ा है। सही कहा, ये हमारा तीसरा बदलाव है, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। अथॉरिटी आते ही एक भ्रम पैदा हो जाता है कि उनका हर डिसीजन, उनका हर जजमेंट हमेशा सही है। हाँ, उन्हें लगता है कि क्योंकि उनके पास पावर है, इसका मतलब वो सबसे स्मार्ट है। उन्हें लगने लगता है कि उनकी सक्सेस सिर्फ उनकी काबिलियत का नतीजा है, टीम की मेहनत का नहीं। और ये ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें रियलिटी से बहुत दूर ले जाता है। ये फेस काफी डेंजरस लगता है, जहां इंसान सोचने लगता है कि मैं बॉस हूं तो गलत कैसे हो सकता हूं। लेकिन अगर कोई रिस्की डिसीजंस ले रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, तो कोई ना कोई उसको रोकता क्यों नहीं? उन्हें उनकी गलतियां क्यों नहीं दिखती? यहीं आता है चौथा और सबसे खतरनाक बदलाव, आइसोलेशन फ्रॉम फीडबैक। असलियत ये है कि जब किसी के पास बहुत पावर होती है, तो जो सबऑर्डिनेट है, जो उनके नीचे काम करते हैं, वो उन्हें क्रिटिसाइज करने से डरते हैं। उन्हें लगता होगा कि अगर सच बोला तो नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल, उन्हें नुकसान का डर लगता है। इस वजह से लीडर को ऑनेस्ट फीडबैक मिलना बंद हो जाता है। वो एक बबल में जीने लगता है जहां सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। एक येसमैन कल्चर बन जाता है। मतलब चारों बदलाव मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देते हैं। रिड्यूस्ड एम्पैथी, इंक्रीज्ड रिस्क टेकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और आइसोलेशन फ्रॉम फीडबैक। और यही स्टॉर्म उन्हीं शुरुआती क्वालिटीज को डिस्ट्रॉय कर देता है जिन्होंने उस इंसान को लीडर बनाया था। ये सुनकर मुझे हिस्ट्री की बातें याद आती हैं। इस सब्जेक्ट पर एक बहुत ही फेमस कोट भी है ना? हाँ, ब्रिटिश हिस्टोरियन लॉर्ड एक्टन का एक बहुत क्लासिक कोट है। उन्होंने कहा था, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी ताकत इंसान को भ्रष्ट करती है, और अगर ताकत की कोई सीमा ना हो तो वो पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है। सही कहा। ये कोट दिखाता है कि अगर पावर पर कोई चेक और बैलेंस ना हो तो वो नेचुरली मॉरल डिक्लाइन की तरफ ले जाती है। ये करप्शन सिर्फ पैसे का नहीं होता, कैरेक्टर और वैल्यूज का करप्शन होता है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से राजा और डिक्टेटर्स हुए हैं जो शुरू में पब्लिक हीरो थे, पर बाद में जनता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। बिल्कुल। लेकिन इस पावर टेंड्स टू करप्ट वाले आइडिया को अगर हम आज की आम जिंदगी के पैरेलल्स में देखें तो और भी क्लियर हो जाएगा। हमारे सोर्सेज में ऐसे 3 स्पेसिफिक एरियाज दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बिना किसी आइडियोलॉजी की साइड लिए हुए। एक कॉमन पैटर्न है, पॉलिटिशियंस पावर में आने से पहले पब्लिक के बीच जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, वादे करते हैं, पर जैसे ही उन्हें अथॉरिटी मिलती है, एक डिस्कनेक्ट आ जाता है। वही तो, वो आम लोगों से दूर हो जाते हैं और उनका सारा फोकस सिर्फ अपनी सीट और पावर बनाए रखने पर लग जाता है। ये पैटर्न कॉर्पोरेट लीडरशिप में भी एकदम साफ दिखता है। एक मैनेजर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। शुरू में वो अपनी टीम के लिए बड़ा सपोर्टिव होता है, फेयर होता है, ईओ या सीनियर एग्जीक्यूटिव बनता है। बहुत बार वो एरोगेंट और कंट्रोलिंग हो जाता है। वो एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम समझना बंद कर देता है। हाँ, उसे लगता है कि उसका हर डिसीजन फ्लॉलेस है और जो फॉलो नहीं कर रहा वो गलत है। और ये सिर्फ बड़े ऑफिसेज तक लिमिटेड नहीं है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी तो यही होता है ना। एकदम।
फैमिलीज या फ्रेंड सर्कल्स में जिसके पास भी अथॉरिटी होती है, चाहे पैसे की वजह से हो या एज की वजह से, वो डोमिनेटिंग बिहेव करने लगता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि जब वो बोले तो सब सुने, दूसरों के ओपिनियंस की वैल्यू करना बंद कर देते हैं लोग। ये पैराडॉक्स सोसाइटी के हर हिस्से में है। और इन सभी सिचुएशंस में एक कॉमन थ्रेड है, एक सबसे बड़ा खतरा, और वो है ह्यूमिलिटी यानी नम्रता का खोना। ह्यूमिलिटी, जो एक एंकर की तरह काम करती है। सही कहा। जैसे एंकर जहाज को लहरों में बहने से रोकता है, वैसे ही ह्यूमिलिटी लीडर को रियलिटी से जुड़े रहने में मदद करती है। वो याद दिलाती है कि लीडर भी एक इंसान है और उसके नजरिए में भी गलती हो सकती है। पर आज की फास्ट पेस दुनिया में, जहां कट थ्रोट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वहां ह्यूमिलिटी को कई बार लोग वीकनेस भी तो मान लेते हैं। अगर लीडर हम्बल है तो लोग सोचते हैं कि इसे आसानी से दबाया जा सकता है। ऐसे में एंकर कैसे बचाएं? ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। ह्यूमिलिटी का मतलब कमजोर होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके अंदर सीखने की समझ है। अहंकार या एरोगेंस दिखने में बड़ा लगता है, पर थोड़ी सी चोट आने पर टूट जाता है। जबकि ह्यूमिलिटी फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होती है। बिल्कुल। अगर ह्यूमिलिटी ना हो तो लीडर्स नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं। और हिस्ट्री सबूत है कि ऐसी सिचुएशन में लीडर्स हमेशा खराब डिसीजंस लेते हैं और एंड में अपना इन्फ्लुएंस भी खो देते हैं। उनका पतन तय होता है। तो अगर ह्यूमिलिटी गई तो पतन तय है। यहीं से इस पूरे डीप डाइव का एक सबसे क्रिटिकल सवाल उठता है। क्या इस पैराडॉक्स से बचना बिल्कुल नामुमकिन है? क्या ये ह्यूमन नेचर का ऐसा फ्लॉ है जिसका कोई इलाज ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब काफी एनकरेजिंग है। पावर आने पर करप्ट होना इनएविटेबल नहीं है। तो क्या कोई ऐसी प्रैक्टिकल ट्रिक या स्ट्रैटेजी है जिससे बचा जा सके? क्योंकि अगर पावर मिलते ही सबका बुरा बनना फिक्स्ड है, तो दुनिया लीड कौन करेगा? इफेक्टिव लीडर्स इस विरोधाभास में इसलिए नहीं फंसते क्योंकि वो अपनी वैल्यूज को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि दिमाग उनके साथ खेल खेल सकता है। सोर्स मटेरियल में 4 ऐसे सॉलिड और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ओके, तो पहला सॉल्यूशन क्या है? पहला और सबसे फाउंडेशनल सॉल्यूशन है प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस। अपने बिहेवियर पर नजर रखना। पर सेल्फ अवेयरनेस असल जिंदगी में कैसे काम आती है? जब किसी के पास दिन भर में इतने डिसीजंस लेने का प्रेशर हो, तो वो खुद पर नजर कैसे रखेगा? असल जिंदगी में इसका मतलब है दिन के एंड में थोड़ा पॉज लेना, खुद से सवाल पूछना कि क्या आज मैंने किसी के साथ अनफेयर था, क्या मेरे किसी फैसले में मेरा ईगो शामिल था। जैसे जर्नलिंग करना या थोड़ा रिफ्लेक्ट करना। हाँ, ये लीडर को उस ओवर कॉन्फिडेंस वाले बबल से बाहर निकालता है। फिर आता है दूसरा सोल्यूशन, एनकरेजिंग ऑनेस्ट फीडबैक। ये एक लीडर के लिए ऑक्सीजन जैसा है। मतलब एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग अनकंफर्टेबल सच बोलने से डरे नहीं। यस्मिन की फौज बनाना तो सबसे आसान है, पर असली ताकत तो उन लोगों को साथ रखने में है जो आपको लॉजिकली चैलेंज कर सकें। एकदम सही। और तीसरा सोल्यूशन है मेंटेनिंग एम्पैथी। हमने देखा है ना कि पावर नेचुरल तरीके से एम्पैथी को कम कर देती है, इसलिए इसे जिंदा रखना एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए। तो लीडर को अपने ग्राउंड लेवल लोगों की सिचुएशंस को एक्टिवली समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, इससे उन्हें याद रहता है कि उनके डिसीजंस का असर रियल इंसानों पर पड़ रहा है, किसी स्क्रीन के नंबर्स पर नहीं। और आखिरी चौथा सोल्यूशन सबसे पावरफुल है, स्टेइंग हम्बल। हमेशा याद रखना कि लीडरशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई प्रिविलेज या ऐशो आराम नहीं। वही, जिस दिन इंसान पावर को एक ड्यूटी मानने लगता है, उस दिन अथॉरिटी उसके दिमाग पर हावी नहीं हो पाती। ये चारों स्ट्रैटेजी सच में बहुत इफेक्टिव लगती हैं। सेल्फ अवेयरनेस, ऑनेस्ट फीडबैक, मेंटेनिंग एम्पैथी और ह्यूमिलिटी। तो इस पूरे डीप डाइव को अगर हम थोड़ा समराइज करें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। हाँ, समराइज करें तो पावर सिर्फ अथॉरिटी या हुक्म चलाने का नाम नहीं है। ये एक्चुअली एक ट्रस्ट का मैकेनिज्म है, एक जिम्मेदारी है। लोगों को ताकत इसलिए मिलती है क्योंकि पब्लिक, टीम या उनके करीबी लोग उन पर भरोसा करते हैं, और ये भरोसा उनकी उन्हीं पॉजिटिव क्वालिटीज पर होता है। अगर कोई अथॉरिटी में आकर उन्हीं क्वालिटीज को भूल जाएगा तो उसकी पावर कमजोर पड़ जाएगी। और यही हमारी इस डिस्कशन का सबसे बड़ा लेसन है। असली लीडरशिप इस बात में नहीं है कि किसी के पास कितनी पावर है, बल्कि इस बात में है कि उस पावर का यूज कितनी समझदारी और ह्यूमिलिटी से किया जा रहा है। बेहतरीन लीडर्स वही होते हैं जो पावर पाने के बाद अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोते। वो खुद को इस पैराडॉक्स में फंसने से बचाकर रखते हैं। बिल्कुल, ताकत पाकर खुद को ना खोना ही सबसे बड़ी सक्सेस है। तो इस गहरे टॉपिक को खत्म करने से पहले मैं सभी सुनने वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस पर कमेंट सेक्शन में चर्चा होनी चाहिए।
एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। जरूर, क्या सवाल है? अगर पावर सच में दिमाग से एम्पैथी को खत्म कर देती है, तो क्या हमारा सिस्टम वाकई में उन लोगों को टॉप पर पहुंचने में मदद करता है जो सच में अंदर से एम्पैथेटिक है? या फिर हमारा सिस्टम उन्हें ही रिवॉर्ड करता है जो सिर्फ एम्पैथी का दिखावा करने में माहिर होते हैं? ये बहुत ही अनकंफर्टेबल पर जरूरी सवाल है। असलियत और दिखावे का ये अंतर सबको ऑब्जर्व करना चाहिए। इस टॉपिक पर अपने व्यूज सभी जरूर शेयर करें। हाँ, कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी विचार जरूर लिखें। और आखिरी बात, एज यू हैव वॉच्ड फुल वीडियो, आप यहाँ तक आ गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन। इस नॉलेज जर्नी का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ इस डीप डाइव को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप क्वेश्चनिंग, कीप ऑब्जर्विंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं आगे किसी नए टॉपिक के साथ।